नमस्कार दर्शकों, मैं रंजीत दत्ता आप सभी का स्वागत करता हूं एनजेसीएफ द्वारा चालित इस वेबिनार पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कानून जगत की। जैसा कि आप जानते हैं, एनजे चैरिटेबल फाउंडेशन शिक्षा जगत से जुड़ी हुई सारी पद्धतियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अग्रसर है और प्रेरित करता है लोगों को अपने पढ़ाई लिखाई को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए। तो इसी सिलसिले में हम लोग कैरियर गाइडेंस पे आज कंडक्ट करने वाले हैं क्लैट एग्जाम के बारे में, स्लैट एग्जाम के बारे में, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में क्या प्रोस्पेक्ट होता है एक कानून के पेशे में। उस सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे एक छोटे से प्रेजेंटेशन में। इस दरमियान आपके मन में जो भी सवाल आता है आप उसे कृपया नोट करें और हमें लिख भेजें, और प्रेजेंटेशन के अंत में हम आपके सारे सवालों का जवाब भी देंगे। तो आइए चलते हैं लॉ एंड जुडिशियरी से जुड़े प्रेजेंटेशन को देखने के लिए। एक बार फिर से मैं रंजीत दत्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कैरियर पे जिस विषय वस्तु को चुना है उसका क्षेत्र बहुत ही परिचित है और बहुत ही प्रतिष्ठित है, लॉ एंड जुडिशियरी। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं ये एक ड्रीम प्रोफेशन है और इसको बहुत ही प्रतिष्ठित वर्ग के साथ जोड़ा जाता है, इनको बुद्धिजीवियों के साथ जोड़ा जाता है। जो भी इस प्रोफेशन से जुड़ते हैं उनको बुद्धिजीवी कहा जाता है और समाज में उनकी बहुत ऊंची प्रतिष्ठा होती है। इसके अलावा इसका स्कोप जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पे भी है, घरेलू जो कोर्ट रूम है उसके अलावा भी बहुत वाइड स्कोप है हमारे इस वाइब्रेंट इंडिया के साथ। ये भी हम आज देखेंगे, डिस्कस करेंगे। और जहाँ तक इनकम की बात है, इनकम में ये कहा जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशन, जो कि हमको बहुत ही पैसा देता है, बहुत ही हायर इनकम स्कोप इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग इस कैरियर को बनाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एजुकेशनल पाथवे जो होता है। इन दिनों जो है आप 12th या उसके समकक्ष जो भी बोर्ड एग्जाम है उसको देने के बाद अपियर कर सकते हैं कोई एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट में क्लैट सबसे पॉपुलर है, क्लैट यूजी। एआई लेट पर्टिकुलरली दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए होता है और आने वाले समय में हो सकता है वो किसी और एंट्रेंस के साथ मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है जिस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में लॉ पढ़ाया जाता है उसके लिए। और स्लैट यानी कि सिम्बायोसिस पुणे के यूनिवर्सिटी के लिए है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम है वो भी अंडर ग्रेजुएट्स के लिए। तो आप जब एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, देने के बाद आप 5 साल के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में जाते हैं। लॉ के साथ आप बीए कर सकते हैं, बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी यानी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एलएलबी कर सकते हैं, बीकॉम एलएलबी कर सकते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज है जैसे पर्टिकुलरली एनएलयू कैलकाटा में आप बीएससी एलएलबी भी कर सकते हैं, लेकिन बीएससी एलएलबी में काफी हाई कट ऑफ जाता है, आपको उस तरीके से तैयारी करनी है। इन एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद आप ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्जाम देना होता है, जिससे कि आपको लाइसेंस मिलता है। ऑल इंडिया बार काउंसिल के एग्जाम को आप जैसे ही क्लियर करेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे लाइसेंस पाने के लिए। आपको रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कराना होगा आपके डोमिसाइल स्टेट के साथ, या जिस राज्य में आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं वहां के बार काउंसिल के साथ आपको पंजीकरण करना होगा। जैसे कि अगर हम बात 2026 की करें तो ऑलमोस्ट 70% कैंडिडेट्स जो कि एआईबी अपियर किए थे वो क्वालिफाई कर चुके हैं और अब वो अपना बार लाइसेंस लेंगे, या फिर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और अब वो प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हैं। वैसे 70% स्टूडेंट्स ये आप हर साल दे सकते हैं अगर आपका लाइसेंस वैलिडिटी समाप्त हो गया हो, अन्यथा ये लाइसेंस वैलिड रहता है जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तब। इसके अलावा आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं और अपना कैरियर को इसी की टीचिंग्स में, प्रोफेसरशिप में या लेक्चरशिप में जाना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं, तब आप एलएलएम या डॉक्टरल प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्लैट पीजी क्लियर करना होता है। तो ये आपका है 12th के बाद से सफर तय करने का। अन्यथा एलएलबी आप कोई भी ग्रेजुएशन करने के बाद दे सकते हैं और
उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है। बस आपको फायदा 12th के बाद ये होता है कि आपका समय सीमा जो है थोड़ा कम हो जाता है और आप काफी यंग एज में लॉयर बन जाते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और कुछ एक सरकारी जो एग्जाम्स होते हैं उनमें आप ज्यादा अटेम्प्ट ले सकते हैं जिसमें कि एज रेस्ट्रिक्शन होता है। अन्यथा ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, हायर एजुकेशन के लिए अगर आप जाना है लॉ के साथ, तो आप वही एंट्रेंस एग्जाम देते हैं ग्रेजुएशन के बाद, जिसको क्लैट यूजी कहते हैं। और स्लैट का भी होता है, आप दे सकते हैं अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, कोई भी यूनिवर्सिटी पे आपको एडमिशन लेना है पर्टिकुलर, तो उसके लिए सीईटी दे सकते हैं या उस यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे सकते हैं। जैसे कि हमारे महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी एमएसयू बड़ौदा है, वहाँ का अलग से लॉ एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है। 3 साल का एलएलबी प्रोग्राम होता है, जबकि वो 5 साल का हुआ करता था। और इसमें एलएलएम और डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए आपको क्लैट पीजी देना पड़ेगा, डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए नेट क्वालिफाई करना आवश्यक है। इसमें भी वही प्रक्रिया है कि आप बार काउंसिल का एग्जाम क्लियर करते हैं, ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्जाम क्लियर करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन अपना किसी भी स्टेट पे करा सकते हैं बार काउंसिल में, जहां पर आपको प्रैक्टिस करना हो। तो ये हमारा एजुकेशनल पाथ है। सबसे इसका क्रूशियल फैक्टर है जो कि एंट्रेंस टेस्ट है। एंट्रेंस टेस्ट जो 12th के बाद है क्लैट यूजी का, उसमें हम बात करेंगे तो 120 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और इन 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आपको 2 घंटे के समय सीमा यानी 120 मिनट में कंप्लीट करना रहता है। और ये मतलब ये हुआ कि आपका एक क्वेश्चन पर 1 मिनट का समय सीमा रहता है, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ के आपको समझना है, समझ के आपको आंसर करना है, टिक करना है, राइट। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे वेरियस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लैट में। तो इसके 5 सेक्शन होते हैं। 5 सेक्शन क्या क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज का पहला सेक्शन है, करंट अफेयर्स जिसमें कि स्टैटिक जीके भी पूछा जाता है, वो दूसरा है। तीसरा है लीगल रीजनिंग, किसी किसी एंट्रेंस में इसको जूरिस्प्रूडेंस भी बोलते हैं, लेकिन क्लैट यूजी में इसको लीगल रीजनिंग बोलते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, जैसा कि आप जानते हैं लॉजिकल रीजनिंग के बारे में आप काफी सुन चुके हैं। वर्बल नॉन वर्बल दोनों लॉजिकल रीजनिंग होता है, लेकिन यहाँ पर आपको पर्टिकुलरली लॉजिकल रीजनिंग जो है वर्बल ही पूछा जाता है। और 10 क्वेश्चंस जो है 10% का वेटेज आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पे रहता है। इसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोल सकते हैं, जो कि आपके 10th लेवल का मैथ्स तक का आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर हम वरीयता की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज को 20% है, करंट अफेयर्स को 25% है, लीगल रीजनिंग 25% है, लॉजिकल रीजनिंग 20% और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को 10%। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्चुअली आपको वहां पर पैसेजेस पूछे जाते हैं और सेट में क्वेश्चंस आते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, और आपको उन सेट को आंसर करना होता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप बहुत हाईली स्पीड में कॉन्सेप्चुअल रीडिंग करें, राइट। तो अगर हम फिर से रिवाइज करें तो हमारा ये है कि 5 सेक्शन है और करेक्ट रेस्पॉन्स के लिए 1 मार्क्स दिया जाता है और इनकरेक्ट रेस्पॉन्स के लिए 0.25 मार्क्स जो है नेगेटिव किया जाता है। यानी कि आपको 1:4 का रेशियो होता है और इसमें अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को तो उसके लिए 0 मार्क्स काउंट होता है। टॉप एनएलयूज में बहुत ही हाई स्कोर लिया जाता है। जैसे कि अगर 2026 के रिजल्ट की बात करें तो एनएलयू बैंगलोर में कट ऑफ जो है 120 में से जो 98 मार्क्स और अबव है उसका सिलेक्शन हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी मतलब आपको फर्स्ट लिस्ट में अगर आपका एडमिशन हो अच्छे से अच्छे एनएलयूज में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में, तो आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। और ये स्कोर करना बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप डेडिकेटेड पढ़ाई, फोकस्ड पढ़ाई स्ट्रेटेजी के साथ करें तो आप फुल मार्क्स भी ला सकते हैं 2 घंटे के टाइम में। सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। दूसरा जो एग्जाम है वो स्लैट का है, इसी तरीके का होता है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन इधर उधर होते हैं। एआई लेट डीयू का होता है। सीवीटी में अदर्स का जो एग्जाम है उस कैटेगरी में आपका लॉ का भी होता है। एमएसयू लेट जैसे मैंने आपको बताया वो होता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है
लेकिन वो सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट के लिए होती है, वो है NFSU यानी कि नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की एग्जाम। और वो पर्टिकुलरली आपको फोरेंसिक साइंस और साइबर क्राइम के बारे में एक्सपर्ट करता है, जो कि आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसकी आगे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं कि हम लोग क्या क्या तैयारियां करें एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए। तो प्री रिक्विजिट्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका लैंग्वेज स्किल जो है बहुत ही अच्छा होना चाहिए। यू शुड हैव एक्सीलेंट लैंग्वेज स्किल, गुड रीडिंग स्पीड। गुड रीडिंग स्पीड से मतलब है कि आप जो चीज पढ़ रहे हैं वो बहुत तेजी से पढ़ रहे हैं और उसको समझ रहे हैं, यानी कि आपको एनालिटिकल माइंडसेट होना बहुत जरूरी है और कॉन्सेप्चुअल रीडिंग आपको करना पड़ेगा, यानी कि जो आप पढ़ रहे हैं उस पर कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा। तो वो प्रैक्टिस से आ जाता है। आप हर तरह के ऑनर पे पढ़ाई कीजिए और बहुत तेजी के साथ पढ़िए, उसको समझिए और उसको एनालिसिस कीजिए और उसके ऊपर से क्वेश्चन बनाइए खुद से माइंड में और उनको क्वेश्चंस को आंसर के तौर पे रजिस्टर कीजिए फैक्ट्स को। यहाँ पे बहुत एक बड़ी फैलेसी है, मिथ है कि लॉ में मेमोरी का बहुत ज्यादा यूज होता है। हर एक को अच्छे मेमोरी की जरूरत पड़ती है, लेकिन सिर्फ मेमोरी से यहाँ पर काम नहीं चलता है, क्योंकि आपको जब जजमेंट देना होता है या किसी सही जजमेंट तक लीड कराने के लिए आप जब बहस करते हैं तो आपका कथन जो है बहुत लॉजिकल, बहुत तार्किक होना चाहिए। तो उसमें फैक्ट्स पे डिपेंड करना होता है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप कॉन्सेप्ट को अगर समझ लें तो धारा तो आप अपने आप यूज करते करते याद कर सकते हैं या फिर आप रेफर कर सकते हैं, बुक आप ले जा सकते हैं। ऑल इंडिया बार काउंसिल का जो एग्जाम होता है वो ओपन बुक सिस्टम जैसा एग्जाम होता है। आप जो है साथ में कैरी कर सकते हैं बेयर लॉज, जो भी आपके बेयर एक्ट्स हैं वो सारा आप कैरी कर सकते हैं, जिसको आप रेफर करके आप आंसर कर सकते हैं। लेकिन उतना वक्त नहीं रहता है कि आप उनको रेफर करें और फिर दे। अगर कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हैं तो आपको पता है कि किस जगह पे कौन सा चीज बताया गया है। इसके लिए जरूरी है बहुत ईमानदारी से पढ़ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आपको बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ के प्रोफेशन के लिए कि आप हमेशा निरंतर पढ़ते रहने का और नॉलेज को अपडेट करने का एटीट्यूड रखते हैं। एप्टीट्यूड के साथ साथ एक बहुत ऑनेस्ट अप्रोच आपका एटीट्यूड का भी होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज बी रेडी टू लर्न एंड अपडेट योर नॉलेज बेस, क्योंकि लॉ जो है बहुत डायनामिक सिस्टम है। जब चेंज होता है तो आपको भी उन चेंज को इनकॉर्पोरेट करना होता है और रेफरेंस को भी फिर बदलना पड़ता है। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। ये बात है हमारी प्री रिक्विजिट्स की। अब अगर देखें कि कैरियर डोमेन कहाँ पर आप काम कर सकते हैं, वो डोमेन जो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि बहुत ही बड़ा है, वाइड है। तो देखते हैं, चलिए क्या क्या कैरियर डोमेन में आता है। सबसे पहला है लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब जो आपका कोर्ट रूम में आप देखते हैं सीन, बहस हो रहा है या जजमेंट दे रहे हैं, उनको ही हम लोग लिटिगेशन कहते हैं। दैट इज कोर्ट एडवोकेसी। या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूशन जो होता है, जो सरकारी वकील होते हैं वो अपना प्लीड करते हैं, सरकार की तरफ से लड़ते हैं या सरकार मुहैया कराती है किसी खास पर्टिकुलर याचक के लिए जिसके पास कोई और वकील नहीं होता है, तो वहां पर सरकारी वकील उनके लिए केस लड़ता है। तो उनको हम लोग लिटिगेशन कैटेगरी में लाते हैं। इसके बाद आप 10 साल की प्रैक्टिस के बाद नोटरी बन सकते हैं, जिसमें कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को आप साइन कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं और उसका अलग से आप फीस क्लेम कर सकते हैं। राइट, तो ये बहुत मतलब जवाबदेही की काम है और उसके लिए आपका बहुत ईमानदारी से पढ़ाई करते हुए सक्सेसफुली आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। 10 साल की प्रैक्टिस के बाद ही आप नोटरी के लिए एलिजिबल होते हैं और आपको वो क्लियर करना होता है स्टेज एप्लीकेशन। दूसरा है हमारा कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए। कॉरपोरेट वर्ल्ड में जैसा कि आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी बड़े लीगल फॉर्म के लिए काम कर रहे हो। एक तो ऐसा हो सकता है, दूसरा ऐसा हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर बड़े फॉर्म के अलावा आप किसी कंपनी में जाके उसका लीगल कॉम्प्लायंस देखते हो। राइट,
उसका जो भी एस्पेक्ट्स है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन है या लॉ बढ़ाने का स्ट्रक्चर जो है वो अलाइनमेंट है अपने सरकारी पॉलिसीज के साथ, या उनका जो पॉलिसीज है वो लॉ के तहत है कि नहीं है, लेबर लॉ आता है, कॉर्पोरेट लॉ आता है, टैक्स लॉ आता है, वो सारा चीज हमारा देखने के लिए एक लीगल एडवाइजर होते हैं या फिर एक लीगल सेल के अच्छे से मैनेजर होते हैं, और उनको हम लोग लीगल कंप्लायंस का रोल देते हैं। लीगल कंसल्टेंसी भी दे सकते हैं। कंसल्टेंसी से मतलब है कि आप पर्टिकुलरली किसी फॉर्म के साथ नहीं जुड़े हैं, फ्रीलांस काम भी कर सकते हैं और वहाँ पर आप लीगल एडवाइस दे सकते हैं। या फिर कोई शॉर्ट टर्म काम आया है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का, जिसमें कि आपको इंडियन सिनेरियो में कोई कंपनी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देना है और उसका पॉलिसी वगैरह ड्राफ्ट करना है, तो इस केसेस में भी आप लीगल कंसल्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं। उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप एक लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए, राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात आती है, उसके लिए भी प्रोटेक्शन लॉ राइट्स का जहाँ तक सवाल आता है, उसके लिए भी हमारे कॉर्पोरेट में बहुत बड़ी जगह है। मर्जर एंड एक्विजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के तारीख में, तो जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं M&A, उसमें आप स्पेशलाइज करके आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ज्वाइन कर सकते हैं। तो कॉर्पोरेट लॉ में ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लीगल प्रोसेस आउटसोर्स के तौर पे भी काम कर सकते हैं या करवा सकते हैं, जिसको हम लोग LPO कहते हैं। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अभी पर्टिकुलरली कोई फर्म मल्टीनेशनल आ रही है इंडिया में ऑपरेशंस के लिए, तो उसको इंडियन लॉ को अवॉइड करके चलना है, तो उसका कंसल्टेंसी देना और उसका काम करना, या फिर हमारे इंडिया में जो है लेबर कॉस्ट काफ़ी कम है, तो इस तहत में जो बाहर के लोग हैं वो भी ड्राफ्टिंग का काम वगैरह करवाते हैं यहाँ पे आउटसोर्स करके, तो उसका भी आप काम संभाल सकते हैं। आपके पास बार काउंसिल का लाइसेंस होना चाहिए और आपका कॉन्टैक्ट नेटवर्किंग होना चाहिए। तीसरा आता है हमारा कैटेगरी जुडिशियरी का। जुडिशियरी जैसे नाम से ही है, जुडिशियरी हम लोग बोलते हैं कि न्यायाधीशों का समूह, जहाँ पर जजमेंट हमको मिलता है, न्याय मिलता है न्याय प्रक्रिया में, तो उनका जो समूह है उनको हम लोग जुडिशियरी बोलते हैं। उनसे जुड़े लोग जो सेवा देते हैं उसको हम लोग जुडिशियरी सर्विसेज बोलते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जुडिशियरी, तो PCSJ के तौर पे जाना जाता है। हर एक स्टेट में ये लिया जाता है, गुजरात, बिहार, MP, उत्तर प्रदेश, जहाँ पर भी है, हर एक स्टेट के लिए आपका ये PCSJ का एग्जाम होता है। इसका प्रक्रिया जैसे सिविल सर्विसेज का होता है उसी तरीके से होता है, पहले प्रिलिमिनरी फिर मेंस, उसके बाद आपका ओरल इंटरव्यू होता है। और उसमें पर्टिकुलरली जो है मेंस का एग्जाम वो रिटन होता है, और बाकी आपका प्रिलिमिनरी UPSC के जैसा ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के द्वारा लिया जाता है। तो ये हो गया आपका PCSJ। दूसरा होता है आपका JAG, जज एडवोकेट जनरल। ये आपका इंडियन आर्मी के लिए होता है, नेवी और एयरफोर्स के लिए भी लिया जाता है। फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं। लॉ से ग्रेजुएशन में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए और रेपुटेड यूनिवर्सिटी से उसको लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ साथ क्लैट PG का स्कोर मायने रखता है। क्लैट PG के टॉप जो 80% बच्चे हैं उन लोगों को लिया जाता है, और इसका समय सीमा काफी कम रहता है। 27 साल के उम्र के बाद आप JAG अपीयर नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए बहुत ही कम बैंडविड्थ के लिए ये खुला हुआ मिलता है और बहुत ही कम वैकेंसीज भी निकलती है, लेकिन बहुत ही रॉयल लाइफ होता है। आपका डायरेक्ट कमीशन होता है एज ए लेफ्टिनेंट, और इस पे आपको क्वालिफाई करने के लिए SSB क्लियर करना होता है। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का कॉल आता है, वहां पर जाके आपको पहला दिन जो होता है एक लॉजिकल रीजनिंग का पेपर होता है रिटन, जो कि 45 मिनट में दिया जाता है। 20 मिनट और 25 मिनट के 2 सेक्शंस होते हैं। उसको क्लियर करने के बाद आपको एक दूसरा पिक्चर PPT का होता है, जैसा कि आपको NDA और CDS में लिया जाता है, और उसके बाद फिर वर्ड एसोसिएटिव टेस्ट, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है। बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। आप अगर
लॉ के प्रोफेशन में जुड़कर शॉर्ट कमीशन सर्विसेज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये जया जी जरूर अप्लाई करिए। तीसरा होता है यूपीएससी क्लियरेंस के बाद होता है हमारा ICLC, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज। तो इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज आपको यूपीएससी क्लियर करने के बाद ही जा सकते हैं और उसमें जो पर्टिकुलरली लीगल लॉ के ग्रेजुएट्स हैं वो लोग ही अपियर कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। और वहाँ पर भी आपको सेशन कोर्ट्स में डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मिलता है एज ए जज, तो इसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा कैरियर का पाथवे है। तीसरा, आप इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन में जा सकते हैं, जैसे यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर आपका वर्ल्ड बैंक है, और कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट है उसमें आप इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन के लिए थ्रू जुडिशियरी जा सकते हैं, जिसमें कि आपका रिकमेंड होना जरूरी है। और रिकमेंडेशन तभी होता है जब आप प्रैक्टिस के बाद एज ए जज प्रैक्टिस कर रहे हो या एज ए जज आपने काम किया है और रिटायर कर गए हो। ये है हमारा जुडिशरी के बाद चौथा सेगमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेशलिटी एंड एक्सपर्ट कंसल्टेंसी। ये स्पेशलिटी एंड एक्सपर्ट कंसल्टेंसी क्या है कि आप पर्टिकुलर एक फील्ड पे माहिर होते हैं और आप कंसल्टेंसी देते हैं, एडवाइस देते हैं। टैक्स लॉ हुआ, आईपी राइट्स का लॉ हुआ, या फिर साइबर क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक का लॉ हुआ, कंज्यूमर राइट्स के लिए लॉ हुआ, मेडिको लीगल केसेस हुए। तो इन सब पर्टिकुलर फील्ड में जब आप एक्सपर्टाइज करते हैं तो लोग आप तक अप्रोच करते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए। तो इन सब चीज में आपको कैरियर बनाने का बहुत बड़ा स्कोप होता है, राइट। एडीआर, जो आपका डिस्प्यूट होता है उसको रिजॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर कोर्ट रूम के बाहर भी लोग अप्रोच करते हैं, राइट। तो उसमें भी आप एक्सपर्टाइज कर सकते हैं, जिससे कि लोग, हमारे पास ऑलरेडी बहुत पेंडिंग केसेस हैं इंडियन जुडिशरी सिस्टम में, तो इसके लिए लोग जो है वो आउट ऑफ द कोर्ट भी सेटलमेंट करते हैं, और उसमें हमारा एक लॉ के एक्सपर्ट होने का जरूरत होता है। उनके प्रेजेंस के बिना ये चीज नहीं हो सकता है। तो उसमें भी आप जा सकते हैं और बहुत अच्छा आप काम भी कर सकते हैं और साथ साथ बहुत अच्छा इनकम भी आप कर सकते हैं। फिर बात आती है एकेडमिशिया एंड रिसर्च की। तो ये तो एवरग्रीन फील्ड है, आपको पता ही है। अगर आप पढ़ाने के लिए इच्छुक हैं लॉ का सब्जेक्ट, तब आप लेक्चरर या प्रोफेसर बन सकते हैं। उसके लिए आपको जरूरी है कि आप LLM करें और उसके बाद डॉक्टरेट करें, और करने के बाद रिसर्च अगर आपने किया हुआ है ऑलरेडी, उसके बाद आप रिसर्च करते वक्त भी पढ़ा सकते हैं या रिसर्च करने के बाद भी पढ़ा सकते हैं। वर्ल्ड वाइड आप कहीं पर भी जाके पर्टिकुलर अपना केसेस का भी जिक्र करके रेफरेंस देके आप पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, राइट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट जरूरी नहीं है कि आप पर्टिकुलरली पढ़ाने के लिए ही कर रहे हो। कोई भी केस होता है उसके लिए रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो हमारे लॉयर्स होते हैं वो इसमें बहुत अच्छा तरक्की करते हैं। एक एक फॉर्म में बहुत रिसर्चर्स रहते हैं जो कि रिसर्च करके चीजों को रेडी करते हैं, राइट। और उनको प्लीड करने वाले वकीलों का सेट फिर अलग होता है, एडवोकेट्स अलग होते हैं, राइट। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप किस फील्ड में आपका एक्सपर्टाइज डेवलप कर रहा है, आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए और आप उसी पर फोकस कीजिए। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज ए वेरी ग्रेट फील्ड। मीडिया जर्नलिज्म में जा सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं, आप पर्टिकुलर किताब को लिख सकते हैं, या किसी केस के बारे में लिख सकते हैं, या आप किस केस स्टडीज का आप कंपाइलेशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए। तो ये भी आपका एकेडमिशिया का एक बहुत बड़ा पार्ट है, और उसमें आपको राइटिंग वर्क के लिए अलग से रेमुनरेशन मिलता है। आपका कॉपीराइट होना जरूरी है, आपका पेटेंट होना उस लिखावट पे जरूरी है। अदर्स की अगर हम बात करें, इन मतलब 5 जो हमने डिस्कस किया उसमें आ जाता है आपका ह्यूमन राइट्स का, या फिर किसी पर्टिकुलर NGOs के लिए आपका लीगल कंप्लायंस देखना, या फिर PIL दर्ज करना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। जो आपके, मान लीजिए कि आपको पता है कि ये
आउट ऑफ द वे चल रहा है, कानून का यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, तो सरकार का ध्यान खींचने के लिए लोग याचिका दायर करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं PIL, और वो याचिका की सुनवाई होती है। उससे आप पब्लिक को भी हेल्प करते हैं और साथ साथ आप एज ए प्रोफेशनल भी काम करते हैं। तो ये भी आपका एक पर्टिकुलर डोमेन में बहुत तरक्की करने का स्कोप होता है, राइट। फिर अभी साइबर क्राइम इन दिनों बहुत ही तेजी से डेवलप कर रहा है। आप आए दिन देखते हैं कि फ्रॉड हो गया है, राइट। किसी को अरेस्ट कर लिया गया है, डिजिटल अरेस्ट जैसा चीज जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है पर्टिकुलरली, लेकिन अवेयरनेस कम होने की वजह से लोग वहां पे फ्रॉड के शिकार होते हैं। अब वो फ्रॉड हो जाने के बाद जो न्याय दिलाने की प्रक्रिया है, उसमें साइबर क्राइम का रोल प्ले आता है। तो वहां पर आए जो भी विक्टिम्स हैं, वहां पर इम्पोर्टेंट है उनको न्याय दिलाना। उसके लिए आने वाले दिनों में ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ये बढ़ने के लिए इन वकीलों का या इन स्पेशलिस्ट का हम कहेंगे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। तो इसके लिए ये साइबर क्राइम जो है आने वाले टाइम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फील्ड है। इसकी पर्टिकुलर पढ़ाई जो है NFSU में होती है, क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस की। आप वहाँ पर एनरोल करके आप अपना कैरियर को आगे फ्यूचर के लिए सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि आप जो जिस जगह से शुरुआत करेंगे वो अर्ली फेज का होगा और उसमें स्टैब्लिश्ड होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट। तो इसके लिए आपको एनफैट का एग्जाम देना होता है, नेशनल फोरेंसिक साइंस, नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी एप्टीट्यूड टेस्ट। इसको क्लियर करने के बाद आप वहाँ पर LLM के लिए एडमिशन पा सकते हैं। उससे पहले आपको LLB का या BA LLB का डिग्री, इंटीग्रेटेड डिग्री होना जरूरी है, राइट। और क्लैट PG के स्कोर के थ्रू भी आप जा सकते हैं NFSU में। उसी के साथ जुड़ा हुआ है लीगल टेक और स्टार्टअप्स। अभी हमारे डिजिटल इंडिया में स्टार्टअप बहुत ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है, या लोग खोल रहे हैं नए नए बिजनेसेस। तो उसके स्टार्टअप के जो लॉ कॉम्प्लायंसेस हैं, उनको हेल्प करने के लिए आप पर्टिकुलर अपना फॉर्म खोल सकते हैं, और उसके लिए आप स्टार्टअप जो कर रहे हैं उनको हेल्प कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अपना प्रोफेशन को भी बहुत अच्छा शेप दे सकते हैं, राइट। रियल एस्टेट लॉ, जहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो रियल एस्टेट वहाँ पे ग्रो करेगा ही। आने वाले समय में रियल एस्टेट ग्रो करेगा, जैसे कि इंडिया भी ग्रो करने वाली है, राइट। इट विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो उस दरमियान जो आपका रियल एस्टेट लॉ एनफोर्समेंट है वो भी बहुत डिमांड में रहेगा। तो इसके लिए ये भी बहुत प्रॉमिसिंग कैरियर का पार्ट है। लॉ एंड जुडिशरी इटसेल्फ इज वेरी प्रॉमिसिंग कैरियर, क्योंकि यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, बहुत प्रतिष्ठित है। इसमें भी पर्टिकुलर सेगमेंट की बात करें तो ये सारे सेगमेंट जो अदर्स में आप देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, कारण कि इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है। अभी हम बात करेंगे रेमुनरेशन, यानी कि आपके आय की, जो आपको मिलता है आपके मेहनत के बाद। तो उसमें एंट्री लेवल पे जो है, मतलब जो इस फॉर्म में एंट्री लेवल 0 से 2 साल कहते हैं, लॉ ग्रेजुएट होने के बाद आप किसी फॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पर आपको 3 से 6 लाख रुपया पर एनम मिलता है। इसमें आपको पर्टिकुलर किसी कंपनी के लिए आपको रोल असाइन किया जा सकता है, या किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में आपको दिया जा सकता है, जैसे कि आपको ड्राफ्टिंग करना है, या रिसर्च करना है, या आपको कोर्ट में फाइलिंग करना है, या आपको डेट्स लेने हैं, या आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है, या फिर आपको मूट कोर्ट में बहस करना है। एज ए ऑब्जर्वर आपके मन में जो जो सवाल आ रहे हैं आप उसमें कर सकते हैं। तो ये सारा चीज अलग अलग तरीके से चलता है, और जिसमें कि आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं। उसके हिसाब से आपका पेमेंट जो है तय किया जाता है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो मिड लेवल पे आपका 5 से 9 लाख रुपया का रेमुनरेशन मिलता है पर साल, और उसमें हम लोग गिनते हैं 2 से 5 साल का कैरियर। मिड लेवल में जो कि आप 5 साल के बाद, मतलब जो
आप एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, 5 साल का प्रैक्टिस आपका हो जाता है, तो 5 से 10 साल के करियर में आपको मिड लेवल पे 9 से 18 लाख पर एनम आज की तारीख में मिलता है। आने वाले समय में इन्फ्लेशन आप इसके साथ जोड़ सकते हैं। सीनियर लेवल यानी कि जो 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद आपका 15 से 30 लाख रुपया पर एनम मिलता है। इन सब के अलावा आप अगर फ्रीलांसर हैं, आपका खुद का फर्म है, या आप बहुत बड़े वकील बन चुके हैं, तो फीस जो है आप डिसाइड करते हैं। स्काई इज द ओनली लिमिट इफ यू हैव प्रॉपर प्लानिंग, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सब बातें समझ में आई। अभी आपके मन में अगर कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन आंसर सेशन। मैं प्रयास करूंगा आपके सभी सवालों का जवाब दूं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन समझ में आया है और कुछ सवाल भी आपके मन में आया होगा। अभी कुछ सवाल हमारे पास आए हुए हैं। एक सवाल आया है विधि जैन। उन्होंने पूछा है कि एडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है और ये किस तरीके से जुड़ा हुआ है हमारे न्याय प्रक्रिया से। जी, तो एडीआर स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये एक प्रक्रिया है जिसको कि लीगली आइडेंटिफाई किया है, रिकॉग्नाइज किया गया है, और ये जो है संवैधानिक रूप से भी सपोर्टेड है, यानी कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनली भी सपोर्ट मिला हुआ है। ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जो हम लोग बोलते हैं, बात करते हैं, ये न्याय प्रक्रिया को फास्ट करने के लिए किया जाता है। जो किसी कंपनी का कोई केस होता है जो कि नॉर्मल लिटिगेशन में बहुत लंबा खींच जाता है, उसका उसका बहुत लॉस हो जाता है, और जजमेंट का फिर मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जजमेंट का कोई रिलेवेंस ठहरता नहीं है कि नॉर्मल प्रक्रिया से जितना सालों में मतलब वो जजमेंट आ रहा हो। तो उन सब केसेस में क्या होता है कि आर्बिट्रेशन हम लोग आउट ऑफ कोर्ट करते हैं, जो कि एक जज के सुपरविजन में भी हो सकता है या जज के एब्सेंट में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर किया जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं एडीआर। ये बहुत ही पॉपुलर है और ये आपके अर्ली कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आप एडीआर में जितने केस सेटल कराते हैं, आप उतना ज़्यादा अपने फील्ड में तरक्की करते हैं और आपका बहुत नाम हो जाता है अपने फील्ड में। दूसरा एक क्वेश्चन है कि बीए एलएलबी और एलएलबी में क्या फ़र्क है? जी, बीए एलएलबी और एलएलबी में फ़र्क बस एंट्री लेवल का है। बीए एलएलबी का कोर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है जो कि आप +2 के बाद क्लैट यूजी देके करते हैं। वहीं पर एलएलबी 3 साल का प्रोग्राम होता है, बीए एलएलबी 5 साल का होता है, और उसमें आपको 3 साल का जो एलएलबी प्रोग्राम है ग्रेजुएशन होने के बाद होता है। तो यानी कि उसमें आपको एक तो समय का ज़्यादा देना पड़ता है, समय बनिस्बत आपके बीए एलएलबी के, और उसी जगह पर आपका यहाँ पर एक और बात होती है कि आपका मोल्ड जो तैयार होता है, 5 साल आप कोर्स स्टडी करते हैं और इसमें 3 साल का करते हैं, तो मोल्ड में फर्क आता है। तो इसके लिए बीए एलएलबी बहुत ही अच्छा चैनल है अगर आपको मतलब ये करना ही है, लॉ ग्रेजुएट बनना ही है तो। अन्यथा आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन करने के बाद आप कभी भी लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं और उसके लिए आपको 3 साल का एलएलबी का प्रोग्राम करना होगा। जी, यहाँ पर एक आया है कि जो जजेस होते हैं उनके कितने सैलरी होती है, व्हाट इज द रेम्युनरेशन ऑफ जजेस। तो मैं आपको बताऊं कि जो जजेस आते हैं उनको बिल्कुल 7th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी मिलती है। जो आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं उनको स्केल 10 से मतलब दिया जाता है, यानी कि 56,100 रुपया पब्लिक प्रोसिक्यूटर की सैलरी होती है बेसिक, और उसके अलावा उनको पर्क्स मिलती है। उनके असिस्टेंट्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट 47,000 के आसपास का उनका सैलरी होता है, और उनको भी सरकारी सारे पर्क्स मिलते हैं, और आफ्टर रिटायरमेंट दे आल्सो गेट द पेंशन, ग्रेच्युटी एक्सेट्रा। तो रेमुनरेशन जो है, अगर आप सरकारी तौर पे जा रहे हैं तो उसका जो पे स्केल होता है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 56,100 टिल 2.5 लैक्स, तो वो जो है उसी तरीके से चलता है। सुप्रीम कोर्ट के आप चीफ जस्टिस हैं तो आप जो सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं उसके अलावा पर्क्स आपके बहुत सारे होते हैं, और आपका ऑथोरिटी जो है, पावर जो है,
वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अथॉरिटी जो है आप एंजॉय करते हैं। आप किसी को भी जवाब देने के लिए बुला सकते हैं और आपके आदेश का पालन होता है। तो इस तरीके से वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है और उसके लिए बहुत ही मेहनत से आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस, आपका परफॉर्मेंस और आपका जो सीनियरिटी है वो बहुत मायने रखता है। अभी और कोई सवाल अगर आपके मन में आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में इसके बाद भी अगर कोई सवाल आता है तो आप हमें लिख भेजिए www.njcf.in पर। हमारा पोर्टल जो है कैरियर का, उस पर आप देख सकते हैं बहुत सारे कैरियर के बारे में। वहाँ पर वीडियोस हैं, कॉम्पेंडियम्स हैं, उसको पढ़ सकते हैं। और लॉ से रिलेटेड अगर आपको कुछ खास पूछना है या किसी भी कैरियर फील्ड में आपको अगर पूछना है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप डायरेक्ट संपर्क करें। हम जरूर आप तक पहुंचेंगे और आपके शंकाओं का समाधान करेंगे। धन्यवाद।